हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। बढ़िया होंगे ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। आज हम बात करेंगे अपने नए टॉपिक के बारे में, जिसका कि नाम है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। समझिएगा, एफएम के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो डिसीजन है वो तीन तरीके के डिसीजन होते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, प्रोक्योरमेंट डिसीजन मतलब फाइनेंसिंग डिसीजन, और डिविडेंड डिसीजन। समझिएगा क्या है। हम बात करते हैं एफएम के अंदर तो भाई किसकी बात करते हैं? फाइनेंस की बात करते हैं। फाइनेंस का मैनेजमेंट करना है। अब फाइनेंस के मैनेजमेंट में क्या होगा? फाइनेंस का मतलब पैसा, पैसे का मैनेजमेंट करना। तो पैसे के मैनेजमेंट में क्या होगा? पैसा कहाँ से लाए, पैसा कहाँ लगाए, और जो कमाया उसमें से कितना बांटे और कितना वापस री इन्वेस्ट कर दे हमारे बिजनेस के अंदर। क्लियर है? तो जब पैसा कहाँ से लाए इसके ऊपर बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, और उससे रिलेटेड जब डिसीजन लिए जाते हैं तो उसे हम कहते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन, कि फाइनेंस कहाँ से लेके आए, फाइनेंसिंग डिसीजन। वो जब हम लेके आते हैं तब हम क्या सोचते हैं? भाई जैसे मैं पैसा इक्विटी से रेज कर सकता हूँ। मान लीजिए कंपनी है तो उस केस के अंदर मेरे को पैसा चाहिए तो मैं इक्विटी जो है वो इश्यू करके वहां से पैसा ला सकता हूँ, या फिर मैं डिबेंचर इश्यू करके वहां से पैसा ला सकता हूँ, या फिर मैं लोन ले सकता हूँ। किस बहुत सारे तरीके से मैं पैसा जो है वो रेज किया जा सकता है। क्लियर है? मैं कहाँ से पैसा लेके आऊँगा? जहाँ से मुझे सस्ता पड़ेगा। क्या सिर्फ सस्ता देखेंगे क्या? नहीं, सस्ते के अलावा भी उसका कंट्रोल वगैरह सारी चीज़ें जो वो देखी जाती है, रिस्क वगैरह। जैसे बैंक जो है वो मान लीजिए आपको सस्ते में पैसा दे रहा है, लेकिन बैंक के केस के अंदर ये है कि आपको उसको पैसा जो उसका ब्याज है वो देना ही देना होगा। ऐसी स्थिति के अंदर जैसे स्टार्टअप वगैरह है तो उस केस के अंदर बैंक से पैसा लेना रिस्की हो जाता है। हो सकता है कि पहले साल दूसरे साल में उतने रिटर्न न मिले शुरुआत के अंदर, और बैंक वालों को पैसा देना ही पड़ेगा, तो लिक्विडिटी क्रंच भी आ सकता है। वो डिपेंड करता है केस टू केस। इक्विटी से पैसा लेना, इक्विटी से पैसा लेने के केस के अंदर ये है कि भाई कमाएंगे तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। लेकिन मान लीजिए मेरा बिजनेस आइडिया है और उसमें मैं पैसा इक्विटी से लेके आ रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि पूरी ओनरशिप मेरे पास रहे, और इक्विटी अगर लेके आ गया, मान लीजिए मैंने 50% इक्विटी दे दी, तो इसका मतलब कि वो बिजनेस के अंदर अब मेरा कंट्रोल कितना रहा? 50%। जरूर ये बात है कि भाई अगर पैसा कमाया तो देना है उनको, लेकिन अगर पैसा कमाया तो मुनाफा जो है उसका सीधा परसेंटेज वो उनको जाएगा। तो बहुत सारी चीजें जो वो डिपेंड करती है, उसके बेस पे हम फाइनेंसिंग डिसीजन लेते हैं। क्लियर है? उसके बाद में जो पैसा लाया है वो पैसा कहाँ लगाएं। क्लियर है? तो उसमें हम बात करते हैं, उसको इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहते हैं, या फिर उससे हम कहते हैं कैपिटल बजटिंग, कि कैपिटल जो है। अब यहाँ पर समझिएगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन सबसे पहले तो ये समझिएगा कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। समझिएगा ये इंपॉर्टेंट क्यों है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये बड़े निर्णय हैं, ये बड़े निर्णय हैं। इनको रिवर्स करना बहुत मुश्किल है, या यूं समझ लीजिए नामुमकिन है। आपके जीवन में आपने शादी जब करोगे तो उस केस के अंदर, या कर लिए जो जो भी केस है, तो वो आपके जीवन का बड़ा निर्णय है। अब अगर वहां पर आपने सोच समझ के नहीं किया तो फिर आपका रिवर्स नहीं कर सकते। समझ पा रहे हो बात? ऐसा नहीं है कि थोड़े दिन बाद में कहा कि नहीं नहीं ये डिसीजन मेरा गलत है, इस डिसीजन को वापस क्या कर दो, रिवर्स कर दो। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। और अगर ऐसा हो सकता है तो उस केस के अंदर, भगवान न करे हो, अगर ऐसा होता है तो उस केस के अंदर फिर आपको क्या होगा? काफी जो है वो दिक्कतें सामना करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? बहुत आसानी से ये डिसीजन जो वो रिवर्स नहीं होते। तो वैसा वैसा अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है उसके अंदर आपने पैसा लगा दिया, मान लीजिए कि कंपनी के पास अच्छा खासा मुनाफा था, और कंपनी ने कहा कि अपन कहाँ जाएंगे, सोलर वाले प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे, और पूरा पैसा उन्होंने सोलर के अंदर लगा दिया। अब सोलर लगाने के बाद वापस उसको रिवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में बहुत ज्यादा हैवी कॉस्ट जो वो लगती है। तो यहाँ पर निर्णय लेने से पहले सोचना ज्यादा जरूरी हो जाता है। भाई बड़े निर्णय जब भी लोगे आप, तो वहां पर आपको क्या करना होगा? निर्णय लेने से पहले सोचना होगा। जितना आप ज्यादा उसके ऊपर डिटेल स्टडी करके बाद में निर्णय लेंगे उतना आपके लिए सही होगा, क्योंकि इरिवर्सिबिलिटी का फैक्टर इसके अंदर बहुत भारी रहता है। सर पैसा कहाँ लगाएंगे? आप खुद सोचिए कहाँ लगाओगे। भाई जहाँ रिटर्न ज्यादा होगा ना। मेरे पास जैसे 10 प्रोजेक्ट है, एक मुझे 10% दे रहा है, एक मुझे 12% दे रहा है, एक 15% दे रहा है, एक 20 दे रहा है, तो सबसे ज्यादा रिटर्न जो देगा
उसको मैं कंसिडर करूंगा। लेकिन क्या मैं एक मात्र रिटर्न जो है वो कंसिडर करूंगा क्या? आप खुद सोचिए भाई, कोई प्रोजेक्ट 10% दे रहा है और कोई प्रोजेक्ट 15% दे रहा है, कोई प्रोजेक्ट 20% दे रहा है, तो क्या ऐसा है कि 15% जो दे रहा है वो ज़्यादा दे रहा है तो वो उसकी उदारी है, मतलब वो उसकी दरिया दिली है, और 10% वाला कंजूस है? नहीं, ऐसा नहीं है। रिटर्न हमेशा चलता है रिस्क के साथ। रिटर्न हमेशा चलता है रिस्क के साथ। जैसे जैसे रिस्क बढ़ती जाएगी वैसे वैसे रिटर्न बढ़ता जाएगा। अगर इसका केस साथ में नहीं हो रहा है कि भाई रिस्क बढ़ रही है रिटर्न नहीं बढ़ रहा है, तो उस केस के अंदर उस प्रोजेक्ट को अपन नहीं सेलेक्ट करेंगे। या फिर रिस्क नहीं बढ़ रही है और रिटर्न बढ़ रहा है तो जरूर सेलेक्ट करेंगे। लेकिन नॉर्मल केस क्या है कि भाई जो रिटर्न ज़्यादा देगा वो रिस्क ज़्यादा रखेगा। अगर टाटा कंपनी का है और एक लोकल कंपनी का शेयर है, अगर टाटा 10% रिटर्न दे रहा है तो लोकल कंपनी को 12, 13, 14% ही रिटर्न देना पड़ेगा, नहीं तो उनके शेयर को कोई खरीदेगा ही नहीं। जाहिर सी बात है भाई, अगर 10% ही टाटा दे रहा है और 10% ही लोकल दे रहा है तो कौन लोकल कंपनी को खरीदेगा? टाटा का शेयर खरीदेगा भाई, नॉन कंपनी कई सालों से चली आ रही है। तो अब मेरी बात समझ पा रहे हैं कि भाई या सीधा आम अपने जैसे नॉर्मल बात करें भाई, एक तरीका है कि अपन क्या करें, पढ़ाई लिखाई करें, उसके बाद में जो है कोई जॉब की तैयारी करें, और उसमें हमारा मान लीजिए नॉर्मल हमारा मंथली जो चलेगा उसके हिसाब से चलेगी लाइफ और वो चलेगा। रिस्क कम, रिटर्न कम है, मतलब उतना ज़्यादा नहीं। इसकी बजाय आपने क्या किया, थोड़ी रिस्क ली और आपने क्या किया, बिजनेस किया। अब बिजनेस में रिस्क क्या है, हो सकता है बिजनेस चले, हो सकता है नहीं चले। अगर चल गया तो उसके इसके अंदर रिटर्न जो वो नौकरी वाले से ज़्यादा मिलेगा, लेकिन नहीं चला तो दिक्कत भारी हो सकती है। अब अगर आपको लगे कि नहीं यार और ज़्यादा रिटर्न चाहिए, आप तस्करी शुरू कर दो, सुल्तान मिर्जा बन जाओ, रिटर्न कितना, ज़्यादा ही ज़्यादा। लेकिन अगर पकड़े गए तो जिंदगी भर सही से बैठ नहीं पाओगे। समझ पा रहे हो बात? तो ये जैसे जैसे रिस्क बढ़ती है वैसे वैसे रिटर्न जो वो बढ़ता है। क्लियर केस है? तो यहाँ हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम यहाँ क्या देखने वाले, क्या पढ़ने वाले, हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले से पहले तो कि कोई भी इन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्ट है उसको हम किस तरीके से इवेल्युएट करेंगे कि भाई ये प्रोजेक्ट जो वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज तो ये। अब यहाँ पर देखिएगा, ये इसकी बात नहीं है, पूरे एफएम की बात कर रहा हूँ। एफएम जो है वो कहता है कि प्रॉफिट, जो आप अकाउंटिंग में वर्ड यूज करते हैं वो एक बोगस, बेवकूफ और बचकाना वर्ड है। हमने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है। हमने कहा क्यों? उन्होंने कहा एक्चुअल मतलब है वेल्थ से। आपकी कंपनी ने प्रॉफिट कितना कमाया, बुक के अंदर कितना प्रॉफिट दिख रहा है, उससे एक्चुअल मतलब नहीं है। हमने कहा तो मतलब किससे? उन्होंने कहा एक्चुअल में कंपनी के जो मालिक है उनकी वेल्थ कितनी बड़ी है। मान लीजिए एक घर है जिसके अंदर 5 मेंबर है, 5 मेंबर जो है वो पहला कह रहा है मैंने 50,000 का मुनाफा कमाया, दूसरा कह रहा है मैंने 70,000 का, तीसरे कहा मैंने 1 लाख का, चौथे ने कहा मैंने 5 लाख का। क्लियर है? मुनाफे में उन्होंने कैलकुलेशन जो की होगी अकाउंटिंग प्रॉफिट, उन्होंने बहुत सारी चीजें कंसिडर की होगी, जैसे डेप्रिसिएशन का खर्चा उन्होंने लेस किया जिसमें एक्चुअल का पेमेंट हुआ नहीं। ठीक है, अकाउंटिंग उस तरीके से चलता है। लेकिन एफएम कहता है कि इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब हमें किससे, कि इस घर के अंदर टोटल कितने रुपए की प्रॉपर्टी, कैश, ज्वेलरी वगैरह सब मिला के कितना था। हमने कहा कि इस साल के शुरुआत के अंदर 10 लाख का था, अब साल के अंत में कितना हुआ है कि 15 लाख का। तो ये कहता है कि 5 लाख हमारी वेल्थ बढ़ी है। और ये एक्चुअल वेल्थ जो इंक्रीज हुई है ना, वही कंसिडर करना ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। प्रॉफिट की कैलकुलेशन जो वो अकाउंटिंग में बहुत सारे एस वगैरह उनके हिसाब से करते हो, अक्रूवल वगैरह से, उससे कोई मतलब नहीं। ये कहता है सीधा हिसाब है भाई, पैसा कितना बड़ा है, शेयर होल्डर की वेल्थ कितनी बड़ी है, शेयर के भाव कितने बड़े, ये सारी चीजें कंसिडर करो। बाकी अकाउंटिंग प्रॉफिट का कोई खास मतलब है नहीं। अगर आप थोड़े बहुत बिजनेस न्यूज वगैरह पढ़ते हैं तो उस केस के अंदर आपको ये चीजें पता होगी कि भाई जैसे इनकम टैक्स के अंदर प्रॉफिट जो वो कैलकुलेशन अलग होती है, अकाउंटिंग में प्रॉफिट की कैलकुलेशन अलग होती है। अकाउंटिंग में प्रॉफिट कितना दिख रहा है उसके बेसिस पे ही इन्वेस्टर जो वो इन्वेस्ट करता है। समझिएगा, मैं एक कंपनी का ओनर हूँ, एक और कोई कंपनी का ओनर है, हम दोनों आपके पास आए, हमने कहा कि एक काम करो भाई साहब, हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर दो। दूसरा जो है उसने भी कहा कि हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर दो। आपने दूसरे वाले से कहा कि आपकी कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करें?" उसने कहा कि देखो भाई साहब बहुत हालत ख़राब है, मतलब हालत टाइट है, कुछ भी बच नहीं रहा है,
और सैलरी भी दे नहीं पा रहे हैं, लोन का इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं हो पा रहा है, प्लीज़ थोड़ा सा इन्वेस्ट कर दीजिए, प्लीज़ आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। इन्वेस्ट करोगे क्या भाई? कोई कंपनी जो है वो मुनाफा कम दिखा रही है तो क्या उसमें कोई इन्वेस्ट करेगा क्या? नहीं। मैंने कहा कि मेरी कंपनी में अच्छा खासा प्रॉफिट है, आप आइए, बहुत चमक जाओगे, मैं हमारे साथ आइए, हम आपकी लाइफ बना देंगे। कहाँ ये छोटी अल्टो में घूम रहे हो, BMW में घूमेंगे, मजे करोगे जिंदगी के अंदर। ये कहाँ छोटे मोटे हिमाचल तक के टूर करते हो, स्विट्जरलैंड घूमना, लंदन घूमना, इस तरीके के सपने दिखाए। सीधी सी बात है, आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो अकाउंटिंग प्रॉफिट ज़्यादा दिखाएगा, उसके शेयर के भाव बढ़ेंगे। भाई जिसकी बुक के अंदर अकाउंटिंग प्रॉफिट ज़्यादा होगा, जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा कमा रही है, उस कंपनी के शेयर के भाव बढ़ेंगे। तो प्रॉफिट की कैलकुलेशन को मैनिपुलेट किया जा सकता है क्या? किया जा सकता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के छोटे मोटे लूप होल जो है उनका इस्तेमाल करके हम अकाउंटिंग प्रॉफिट को क्या कर सकते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं। हालांकि ये जो इस पे काफ़ी कोशिश करता है कि भाई इस तरीके का ना हो, लेकिन क्या ये पूरी तरीके से ऐसा है कि नहीं किया जा सकता? नहीं, ऐसा नहीं है, ये हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल सी बात बताते हैं, जैसे प्रॉफिट मेरे को कम लग रहा था तो मैंने परचेज किया, मान लीजिए 1 करोड़ का, मुझे 20 लाख का प्रॉफिट बढ़ाना था, मैंने 1 करोड़ का परचेज किया, मैंने एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर 1 करोड़ रुपए से। फिर मैंने कहा क्रेडिटर मेरी जान पहचान का ही जिससे मैंने खरीदा, वो सामान एक्चुअल में 80 लाख का ही था। मैंने कहा क्रेडिटर मुझे 20 लाख का डिस्काउंट है। उसने कहा क्यों दूं? मैंने कहा भाई एक्चुअल सामान ही 80 लाख है। उसने कहा हाँ ये लो 80 लाख पेमेंट कर दो। मैंने कहा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव्ड, 1 करोड़ 80 लाख का कैश दिया, 20 लाख का मुझे डिस्काउंट रिसीव हुआ, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट मेरी रिसीव हुआ, वो मेरी इनकम है, P&L में गया, 20 लाख की मेरी इनकम हो गई। इस तरीके के सिंपल से बहुत सारे तरीके हैं जिनसे क्या किया जा सकता है, प्रॉफिट जो वो इंक्रीज करना इतना भी मुश्किल नहीं है। तो ये कहता है कि यहीं पर सेम इनकम टैक्स के अंदर प्रॉफिट ज़्यादा दिखाओगे तो उस केस के अंदर टैक्स ज़्यादा मांगेगी सरकार, तो वहाँ पर इनकम टैक्स के अंदर कैलकुलेशन प्रॉफिट की अलग होती है, वो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से होती है। वहाँ मैंने इनकम टैक्स को अच्छे से पढ़ा और वहाँ पर मैंने प्रॉफिट कम दिखाया। तो जहाँ मुझे पैसा लोगों से लेना था, जिनको प्रॉफिट दिखाना था उनको प्रॉफिट दिखा सकता हूँ, जहाँ कम दिखाना हुआ कम दिखा सकता हूँ। और लगभग सारे सीए का यही काम है भाई, अल्टीमेटली कोई भी दूसरे आदमी को पैसा तभी देगा जब वो किसी का फायदा करवाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर वो इनकम टैक्स के अंदर कम प्रॉफिट दिखा के कम टैक्स दिलवा रहा है, वहाँ फायदा करवा रहा है। शेयर होल्डर से वो ज़्यादा प्रॉफिट दिखा के शेयर के भाव बढ़ा के वहाँ फायदा करवा रहा है। क्लियर है? एफएम कहता है कि ये सारी बातें जो है वो बकवास है, इन सब बातों पे मत जाओ। हमने कहा तो किस पे जाए? ये कहता है नेट बताओ पैसा कितना गया, पैसा कितना आया, उसके हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। कोई भी प्रोजेक्ट है, ई है, बी है, सी है, डी है, सबसे पहले पता करो कि किस साल में कितना कितना पैसा जाएगा। अगर लिखा है जीरो जीरो ईयर, इसका मतलब क्या है? ये पैसा कब जाएगा? आज जाएगा। अगर लिखा 1 ईयर, इसका मतलब है पहले साल के अंत में ये पैसा जाएगा या आएगा। सेकंड ईयर, इसका मतलब दूसरे साल के अंत में जाएगा या आएगा। ये इसी तरीके से लिखा जाता है। सर क्या सीधा कैश फ्लो दिया होता है क्या? नहीं, हमें कुछ एडजस्टमेंट करके कैश फ्लो जो वो कैलकुलेशन करनी होती है। कुछ चीज़ें जो वो आपके अकाउंटिंग से अलग हो जाती है, तो वो उस तरीके से हम पहले देखेंगे कैश फ्लो किस तरीके से कैलकुलेट होता है। क्लियर है? अब हमने कैश फ्लो कैलकुलेट कर दिया, तो क्या कैश फ्लो कैलकुलेट करते से ही बात खत्म हो जाएगी क्या हमारी? नहीं। अब हमें ये पता करना है कि इस प्रोजेक्ट को करने में हमें फायदा होगा या नुकसान होगा। मान लीजिए 5 लाख रुपए लगेंगे, बदले में वो 1-1 लाख रुपए जो है वो 6 साल तक देगा, तो 6 लाख रुपए। सर सीधी सी बात, 1 लाख रुपए का फायदा हो गया? नहीं भाई, यहाँ पर वैसा नहीं होगा। आप 5 लाख रुपए कहीं से लेके आओगे तो उस पर इंटरेस्ट भी तो दोगे, तो 5 साल के अंदर आपने इंटरेस्ट दे दिया कि नेट आपका कितना बचा, पहले तो वो कैलकुलेट करो, फिर उसके हिसाब से डिसीजन हो। तो यहाँ अलग अलग टेक्निक्स है। कोई कहता है कि इस तरीके से पता करो, कोई कहता है पे बैक पीरियड की भाई आप 5 लाख लगाए आपने, ये पैसा वापस कितने टाइम में खड़ा कर दोगे, मतलब ये 5 लाख कितने टाइम में कवर कर दोगे, जिसका पे बैक पीरियड कम उसको सेलेक्ट कर लो। कोई कहता है कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स अलग बातें कहता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड अलग बात करता है, IRR अलग मेथड बात करता है, तरीके से बात करता है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न अलग तरीके से बात करता है।
तो सेकंड हमारा जो केस बनेगा वो इस चीज का बनेगा जहां पर हम ये सारी बातें करेंगे। क्लियर? इसके बाद में इस चैप्टर के अंदर और सर क्या पढ़ेंगे, इसके अलावा इसके अंदर कुछ स्पेशल केस जो वो पढ़ेंगे। मान लीजिए दो प्रोजेक्ट आ गए, तो दोनों प्रोजेक्ट जो क्या करें, साथ में सेलेक्ट करें, या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो उस केस के अंदर क्या होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब एक का सिलेक्शन मतलब दूसरे का रिजेक्शन। अगर दोनों फ्रेंड है तो उस केस के अंदर अगर आपकी एक से बात हो गई मतलब दूसरे से नहीं होगा। क्लियर है? तो इस तरीके की बात जो है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट होगा तो उस केस के अंदर क्या होगा, इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है तो क्या होगा, प्रोजेक्ट विथ अनइक्वल लाइफ है, एक प्रोजेक्ट है जो 4 साल का, एक प्रोजेक्ट जो वो 7 साल का है, इनके बीच में कंपैरिजन कैसे करेंगे, इनमें से किसी को किस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, मशीन वगैरह जो उनका रिप्लेसमेंट करें या उसी को कंटिन्यू करें, उससे रिलेटेड डिसीजन किस तरीके से लेंगे। तो ये सारी बातें जो वो यहाँ पर करेंगे। क्लियर है? तो मेनली अगर इस चैप्टर में बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे प्रोजेक्टेड कैश फ्लो, फिर है कैटेगरीज ऑफ कैश फ्लो, फिर अप्रोच कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स और स्पेशल केसेस। अब सबसे पहले बात करते हैं हम डेप्रिसिएशन। देखो सबसे पहले क्या होता है, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस, जिसे हम कहते हैं पीबीडीटी, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। इसमें से पहले लेस क्या होगा, डेप्रिसिएशन या टैक्स? सर पहले क्या लेस होगा? अरे भाई क्या बात करते हो यार, इनकम टैक्स के अंदर डेप्रिसिएशन अलाउड होता है या नहीं होता? होता ही है, सीधी सी बात है, पूरा सेक्शन है इसके लिए अलग से, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर सेक्शन 32 पूरी बात करता है। क्लियर है? तो डेप्रिसिएशन अलाउड होता है क्या? हाँ जी होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितना प्रॉफिट है उसमें से डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, ये बचेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कि प्रॉफिट जो है ये टैक्स हटाना है, डेप्रिसिएशन हटा चुके हैं, इतना प्रॉफिट जो वो बचा। फिर क्या करेंगे, लेस, इसमें से क्या कर देंगे, टैक्स लेस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है? अब समझिएगा यहाँ पर एफएम का कॉन्सेप्ट समझिएगा। नॉर्मली आप अकाउंटिंग के अंदर इतना करते हो, जैसे 5 लाख का प्रॉफिट था जिसमें से 1 लाख डेप्रिसिएशन गया, बाकी बचे आपके 4 लाख, और जिसमें से मान लीजिए टैक्स रेट जो वो 30% है, तो कितना हो गया, 4×3=12, 1,20,000 ये लेस हो गया। तो नेट आपका कितना बचा, 2,80,000। इतना तो करते आए हैं, इसमें कोई मैंने नई बात बताई नहीं, यहाँ तक की बातें जो है वो आप जानते हैं। क्लियर है? अब एफएम क्या कहता है, एफएम कहता है कि भाई ये जो तुमने डेप्रिसिएशन लेस किया है, ये जो डेप्रिसिएशन तुमने लेस किया है, ये जो डेप्रिसिएशन तुमने लेस किया ये वाला, इसमें एक्चुअल में कैश का कोई आउटफ्लो हुआ है क्या? नहीं। भाई एक्चुअल में पैसा गया है क्या कुछ आज? नहीं। सर पहले तो गया था, जिस दिन गया उस दिन का मानो ना। आज आप डेप्रिसिएशन लेस कर रहे हो, आज तो एक्चुअल में पैसा गया ही नहीं है। भाई एसेट खरीदी थी आज से 1 साल पहले, या आज अपन 1 लाख रुपए की एसेट खरीद रहे हैं, तो ये 1 लाख आज जाएंगे, इस पे 20,000 का 1 साल बाद डेप्रिसिएशन लगाएंगे, उस टाइम तो 20,000 जा ही नहीं रहा है। डेप्रिसिएशन तो नॉन कैश एक्सपेंस है, एक्चुअल में पैसा जा नहीं रहा है। तो ये कहता है कि अपने को यहाँ पर प्रॉफिट नहीं चाहिए, ये कहता है कि हमें प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमें प्रॉफिट नहीं चाहिए। हमने कहा तो क्या चाहिए तुम्हें, ये कहता है हमें चाहिए कैश फ्लो, कि पैसा कितना आया पैसा कितना गया। हमने कहा कि ये लो 2,80,000, उन्होंने कहा नहीं ये पैसा नहीं, ये प्रॉफिट है भाई, मुझे
कैश कितना आया वो बताओ। हमने कहा तुम्हारी दिक्कत क्या है। उन्होंने कहा कि ये जो डेप्रिसिएशन है ना, ये जो आपने लेस किया है, इसमें एक्चुअल में कैश गया ही नहीं है। हमने कहा तो एक काम करो, ये क्या कर दिया हमने, लेस कर दिया, ये गलती है ना, ये इतनी सी बात है ना, तो ऐड कर दो वापस भाई, ऐड कर दो, ये लो। ऐड कर लो डेप्रिसिएशन, कितना लेस कर दिया था, 1 लाख। इतनी देर हुए चिल्ला रहे हो। ये ठीक है, 3,80,000 ठीक है। ये क्या है, कैश फ्लो। ये क्या है, कैश फ्लो। क्लियर है, ये चाहिए हमें कि पैसा कितना आया, तो ये कहेगा पैसा 3,80,000 है। सर अगर डेप्रिसिएशन वापस यहाँ ऐड करते हैं तो ये पहले लेस ही नहीं, लेस ही क्यों किया, ये लेस करना जरूरी था। रीजन क्या है, क्योंकि इस डेप्रिसिएशन की वजह से टैक्स में फायदा मिलेगा। अगर ये लेस नहीं करते, अगर आप ये लेस नहीं करते तो 5 लाख, और ये प्रॉफिट कितना बचता, 5 लाख। अगर आप लेस नहीं करते तो 5 लाख का टैक्स कितना बनता, 5 लाख का टैक्स बनता आपका 30% के हिसाब से 1.5 लाख, जबकि एक्चुअल में टैक्स कितना जाएगा, 1,20,000 ही। तो आप क्या करते हैं, पहले डेप्रिसिएशन लेस करते हैं, फिर टैक्स लेस करते हैं, फिर डेप्रिसिएशन वापस क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। क्लियर, पहली बात खत्म। उसके बाद में सेकंड आता है बी पॉइंट आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर ये क्या होता है, अगर आप कोई चीज सेलेक्ट करते हैं तो कोई चीज आपको छोड़नी पड़ती है। ये जवानी है दीवानी के अंदर जो दीपिका पादुकोण और ये बैठे होते हैं उदयपुर के अंदर, तो वो कहता है कि मुझे वहां जाना है, मैं वो नहीं चूक सकता। तो दीपिका पादुकोण जो उनको समझाते हैं कि अगर आप एक जगह हो तो दूसरी जगह तो आपसे जाएगी ही जाएगी, आप हर जगह नहीं हो सकते। तो वैसा वैसा अगर कोई एक चीज आप करोगे तो आपको एक चीज जो वो छोड़नी ही पड़ेगी। जैसे समझिएगा, ये घर है, मान लीजिए ये घर मेरा है, उसके इसके अंदर मैं इसे किराए पर चढ़ा सकता हूँ, मुझे 50,000 रुपये पर मंथ किराया आ सकता है। क्लियर है। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं इस घर के अंदर क्या करूँ, बिजनेस करूँ। क्लियर है। अब इस घर के अंदर मैं बिजनेस करूंगा तो क्या किराए पे चढ़ा पाऊंगा क्या, नहीं। क्लियर है। तो 50,000 इंटू 12 के हिसाब से देखे 6 लाख रुपए साल के जो आ रहे थे, क्या वो 6 लाख रुपए आएंगे, नहीं आएंगे। तो ये क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक के सेलेक्ट करने से आपकी ये चीज जा रही है, या फिर इसे कहते हैं सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव। जैसे मान लीजिए मेरे सीए करने के बाद मेरे पास अलग अलग ऑप्शन है, या तो मैं टीचिंग में चला जाऊं, या मैं प्रैक्टिस में चला जाऊं, या मैं जॉब में चला जाऊं। क्लियर है। तीनों में से मैं एक किसी को भी सेलेक्ट करूंगा। अगर जॉब को सेलेक्ट कर लिया तो प्रैक्टिस और टीचिंग जाएगी, टीचिंग सेलेक्ट कर लिया तो प्रैक्टिस और जॉब जाएगी, कोई भी एक चीज सेलेक्ट करूंगा तो। अब समझिएगा, अब अगर जैसे मैं इसमें बिजनेस करने वाले में बात करें, जैसे कि मैं इस घर के अंदर मैंने मान ली तय कर लिया कि मैं बिजनेस करूंगा, तो क्या मैं इस 6 लाख को मेरी कॉस्ट मानूं क्या, ये जो 6 लाख रुपए जो मुझे किराए के आ रहे थे और जो अब नहीं आएंगे, क्या मैं इसे कॉस्ट मानूं क्या, कुछ सोच के बताइए। भाई ये घर आप किराए पे दे सकते थे, आ रहा था आपका 6 लाख किराया, मान लीजिए कंटिन्यू आ रहा था। अब आप कह रहे हैं कि मैं इसमें बिजनेस करूँ, तो आप ये तो मन में रखेंगे ना यार कि 6 लाख रुपए से हमारे ज़्यादा है। ये दिमाग में क्यों रखोगे कि 6 लाख तो आ ही रहे हैं भाई, ये बिजनेस करूंगा तो ये 6 लाख आने बंद होंगे, तो कम से कम ये 6 लाख तो आने ही चाहिए। तो इसे क्या कॉस्ट माना जाएगा क्या, माना जाएगा। इसे कंसिडर किया जाएगा क्या, इसे कंसिडर करेंगे। कैश का न आना भी, कैश का सी फाइनल के अंदर हमारे एक सर जो थे उनका बहुत मतलब पॉपुलर कोटेशन था कि कैश का न आना भी कैश का जाना माना जाता है। अगर कोई कैश जो है वो आ सकता था और वो नहीं आ रहा है तो उस केस के अंदर उसे कैश आउटफ्लो माना जाएगा। ये 6 लाख रुपए जो आ रहे थे और अब आने से रुक गए, ये हमारे लिए क्या हो जाएंगे, कैश आउटफ्लो माना जाएगा। हम ये मानेंगे कि 6 लाख रुपए हमारे चले गए, ताकि हम बिजनेस के अंदर इन 6 लाख को भी कवर करें। समझ पा रहे बात, ये 6 लाख भी हम कंसिडर करें। मान लीजिए मैंने 50 लाख बिजनेस के अंदर लगाए, ये मेरे बैंक के अंदर पड़े थे, मुझे 10% के हिसाब से रिटर्न दे रहे थे, 5 लाख मुझे रिटर्न मिल रहा था। अब ये मैं बिजनेस में लगाऊंगे तो ये 5 लाख तो आने बंद हो गए, तो क्या ये 5 लाख मेरी कॉस्ट होगी क्या, बिल्कुल सर ये भी मेरी
कॉस्ट है एक तरीके से। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है उसे क्या करेंगे हम कंसिडर करेंगे। उसके बाद आता है आपका एक संक कॉस्ट, या जिसे हम कहते हैं पास्ट कॉस्ट। संक कॉस्ट है पास्ट कॉस्ट। मान लीजिए इस कैलकुलेटर को मैं सोच रहा हूँ कि इस्तेमाल करूं या इसे बेच डालूं। मेरे पास दो ऑप्शन है कि मैं इसे इस्तेमाल करूं या इसे बेच डालूं। अब इस कैलकुलेटर को मैंने आज से 10 साल पहले 500 रुपये में खरीदा था, या 2 साल पहले 500 रुपये में खरीदा था। अब मैं इसे इस्तेमाल करूं या बेचूं, इस निर्णय में क्या इसे 5 साल पहले कितने में खरीदा था उससे कोई खास फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। रीजन क्या है? क्योंकि ये पैसा जा चुका है। अब ये पैसा जा चुका है। अब आपको लगेगा कि सर कितने में खरीदा, ये तो डिपेंड करेगा, उस डिपेंड प्ले करो, लेकिन वो यूज का नहीं है भाई। आज मैं इसे इस्तेमाल करता हूँ या इसे बेचता हूँ, आज से 5 साल पहले इसकी क्या कॉस्ट लगी, 6 साल पहले क्या कॉस्ट लगी, वो पैसा जा चुका, वो हो चुका है। अब एक्चुअल में आज चाहे इसे इस्तेमाल करूँ चाहे इसे बेचूं, इन दोनों निर्णय से इस कॉस्ट के अंदर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या होती है? पास्ट कॉस्ट, संक कॉस्ट। इसे हम क्या करते हैं? कंसिडर नॉट टू बी कंसिडर, इसे हम कंसिडर नहीं करते। इसके बाद आती है आपकी अलोकेटेड कॉस्ट, या फिर जैसे कहते हैं अपोर्शन कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग अगर आपने पढ़ी होगी तो उसके अंदर ओवरहेड चैप्टर के अंदर ये चीजें पढ़ी थी। जैसे कि मान लीजिए हमारी पास बहुत बड़ा प्रोमिसेस है, और जो जिसके अंदर हम हमारा बिजनेस करते हैं उसके अंदर कुछ पार्ट है जो खाली पड़ा है। अब हमने कहा कि यार यहाँ पर हम बिजनेस शुरू कर देते हैं। कुछ खर्चे ऐसे थे जो कॉमन थे, जो कि लग ही रहे थे, जैसे कि उस पूरे प्रेमाइजेज के वॉचमैन जो है वो लगा रखा था, उसकी जो भी सैलरी होती थी वो क्या करते थे, पहले मान लीजिए उसमें 3 डिपार्टमेंट चलते थे और उसकी 12,000 सैलरी थी, तो 4,000 तीनों के अंदर कॉस्ट लिख देते तीनों डिपार्टमेंट। अब एक और डिपार्टमेंट खोल रहे हैं, चौथा डिपार्टमेंट। अब ये चौथा डिपार्टमेंट खोलने के बाद क्या हो जाएगी, ये 12,000 सैलरी 4 डिपार्टमेंट लेंगे तो 3,000 रुपए का खर्चा लिखेंगे। अब समझिएगा, ये चौथे डिपार्टमेंट की वजह से खर्चा इसमें भी 3,000 का लिखा जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन क्या है कि हमें देखना है कि इस प्रोजेक्ट की वजह से कैश कितना आया, कैश कितना गया। ये जो चौथा डिपार्टमेंट है, इस चौथे डिपार्टमेंट की वजह से क्या हमारी कॉस्ट कुछ ज्यादा लगी, क्या हमारा पैसा कुछ ज्यादा जा रहा है, क्या अलोकेट जरूर हो रहा है भाई, अब इसमें भी लिखा जाएगा, लेकिन क्या इसकी वजह से कैश आउटफ्लो हो रहा है क्या? नहीं। उसको 12,000 ही सैलरी थी, अभी भी 12,000 ही सैलरी। तो ये जो एलोकेटेड ओवरहेड है, ये अपोर्शन ओवरहेड है, ये हम लिखते जरूर है लेकिन ये एक्चुअल कैश का आउटफ्लो नहीं होता है। इसको क्या करते हैं? नॉट टू बी कंसिडर, इसको कंसिडर नहीं किया जाता। यहीं पर अगर मान लीजिए इस चौथे डिपार्टमेंट के साथ हमने क्या कर दिया होता, वॉचमैन की सैलरी इस चौथे डिपार्टमेंट की वजह से मान लीजिए वो थोड़ा पास में था और उस वजह से उसको कहा कि अब हम तुम्हें 12,000 की जगह 14,000 देंगे, तो 2,000 अगर उनके बढ़ा देते ना, तो ये एक्चुअल में इस डिपार्टमेंट की वजह से लगने वाली कॉस्ट होती है और ये हम कंसिडर करते हैं। लेकिन अलोकेटेड और अपोर्शन कॉस्ट क्या होती है? वो जॉइंट कॉस्ट है जो लग रही है, और जो जितने डिपार्टमेंट उनमें क्या करते हैं, कुछ रेशियो प्रोपोर्शन के अंदर बांटते हैं। तो ये जो कॉस्ट होती है उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। इसके अलावा एक होती है कमिटेड कॉस्ट। अब ये कमिटेड कॉस्ट क्या होता है समझिएगा, कि भाई ऐसी कॉस्ट जो हमने क्या कर रखी है, जिसका हमने कमिटमेंट कर रखा है, कि भाई जैसे हमने कोई एग्रीमेंट साइन कर दिया कि 1 साल बाद आपको 1 लाख रुपए देंगे। अब यहाँ हम जो है वो क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि हमारे डिसीजन की वजह से कौन सी कॉस्ट लग रही है। अगर मान लीजिए मुझे प्रोजेक्ट इस मेरे सामने यहाँ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कि मैं प्रोजेक्ट ए है मान लीजिए, इसको सेलेक्ट करूँ या ना करूँ। तो जब मैं ये निर्णय ले रहा हूँ कि प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करूँ या ना करूँ, इसके अंदर मान लीजिए मैंने कोई पहले से ट्रीटी साइन करी जिसमें मेरे को 1 लाख रुपए 1 साल बाद देना पड़ेगा। अगर वो मैंने तय ही कर रखा है, मेरा एग्रीमेंट ही हो रखा है, तो फिर उस केस के अंदर मैं चाहे उस प्रोजेक्ट को करने का निर्णय लूँ चाहे इस प्रोजेक्ट को नहीं करने का निर्णय लूँ, दोनों ही केस के अंदर ये तो 1 लाख जाएगा ही जाएगा।
तो इस केस के अंदर इसको भी हम क्या करेंगे, कंसिडर नहीं करेंगे। मैं आपको इसका रिलेवेंट और इररिलेवेंट का एक मिनट छोटा सा बता भी दूंगा, नॉट टू बी कंसिडर। देखिए यहाँ हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि मान लीजिए जैसे हमारे पास एक प्रोजेक्ट आया, मान लीजिए हमारे पास ये एक प्रोजेक्ट ए आया, हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि हम इसे एक्सेप्ट करें या इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करें। तो हमें ये देखना है कि अगर हम इसे एक्सेप्ट करते हैं तो उस केस के अंदर क्या क्या चीज़ें लगेगी, क्या कैश इनफ्लो आएगा, क्या कैश आउटफ्लो जाएगा, वो चीज़ें देखनी। अगर हम रिजेक्ट करते हैं तो ये नहीं होंगे, समझ पा रहे बात। तो यहाँ हम एक्चुअल में क्या देख रहे हैं, अगर इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उस केस के अंदर क्या इनफ्लो आएगा और क्या आउटफ्लो जाएगा, ये चीज़ें देखनी है। और फिर हमें देखनी है कि क्या जो इनफ्लो आ रहा है उसमें ब्याज वगैरह का पैसा काटने के बाद हमारा कुछ बच रहा है या नहीं बच रहा है। अगर बच रहा है तो हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई ऐसी कॉस्ट है जैसे 1 लाख रुपए जो कि आपको देना है। अब ये चाहे आप एक्सेप्ट करते हैं तो भी देना है, आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो भी देना है। इस तरीके कॉस्ट को क्या कहते हैं हम, कमिटेड कॉस्ट। कि भाई मान लीजिए कोई एग्रीमेंट कर रखा है, साइन कर रखा है, तो अब इसको क्या ये कहेंगे कि एक्सेप्ट करने की वजह से देंगे, नहीं, नहीं करेंगे तो भी तो देना है। समझ पा रहे बात। तो ये होती है कमिटेड कॉस्ट, जिसे हम कहते हैं कि ये हमारे लिए इररिलेवेंट कॉस्ट। इररिलेवेंट क्या, रिलेवेंट कॉस्ट वो है, वो कॉस्ट जो हमारे डिसीजन की वजह से लगती है। अगर मान लीजिए यहाँ पर ऐसा होता है कि इस प्रोजेक्ट की मान लीजिए कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट, टोटल एसेट जो मान लीजिए 5 लाख का, तो ये हमारी रिलेवेंट कॉस्ट होती है। अगर हम प्रोजेक्ट को यस करते हैं तो ये 5 लाख लगेंगे, नहीं करते हैं तो नहीं लगेगा। तो इसका मतलब सेलेक्ट करने में 5 लाख लग रहे हैं, नहीं तो नहीं लग रहे हैं, तो उस केस के अंदर ये हमारी रिलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी। कमिटेड कॉस्ट, सेलेक्ट नहीं करते हैं तो भी लग रहा है, सेलेक्ट कर रहे हैं तो भी लग रहा है। क्लियर है। इसके बाद में एक और आता है आपका वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, बिजनेस के अंदर डे टू डे बिजनेस के लिए अपने को क्या करना होता है, करंट एसेट के अंदर कुछ पैसा लगा के रखना होता है, ठीक है। और उसमें से कुछ पैसा हमारा करंट लाइबिलिटी के रूप में कम हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि भाई करंट एसेट लेस करंट लाइबिलिटी, तो ये आपकी क्या हो जाती है, नेट वर्किंग कैपिटल। जैसे अपन आम भाषा में कहते हैं बिजनेस का रोटेशन। कैसे, भाई मैं सेल करता हूँ तो हाथों हाथ पैसा नहीं मिलता है। जैसे मैं किसी भी इंडस्ट्री में हूँ तो हर इंडस्ट्री का अपना अपना एक पेमेंट टर्म चलता है कि भाई 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में। तो जैसे आज मैंने डिलीवरी की, इसका पैसा 2 महीने बाद आएगा, तो मेरा 2 महीने का डेट रहेगा। मेरे पास कुछ इन्वेंट्री में पैसा फंसा रहेगा, कुछ मेरा पैसा कैश के अंदर फंसा रहेगा, ठीक है। इसके बदले मुझे भी कुछ फायदा मिलेगा। हो सकता है मैं जहाँ से खरीद के लेके आऊंगा वहाँ वो मान लीजिए मुझे 1 महीने का उधार देता है, तो मेरे क्रेडिटर का कुछ बैलेंस रहेगा, कुछ एक्सपेंसेज का पेमेंट आउटस्टैंडिंग रहेगा। लेकिन नेट मुझे कुछ पैसा मेरा बिजनेस के अंदर फंसा के रखना पड़ेगा। मान लीजिए मेरा 4 लाख का स्टॉक रखा है, 2 लाख के मैंने डेटर रख रखे हैं, टोटल 6 लाख की एसेट है, जिसमें से मेरे को क्रेडिटर जो वो 1 लाख तो उधार दे देगा, तो 6 में से 1 उधार दे देगा। 5 लाख रुपए मुझे मेरे बिजनेस के अंदर लाके लगाने पड़ेंगे। तो वर्किंग कैपिटल का क्या होगा, आउटफ्लो होगा जिस दिन हम इसे क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, मतलब बिजनेस में लगाएंगे। मान लीजिए आज 5 लाख की कैपिटल मैंने बिजनेस में लगाई, तो जिस दिन लगाई वो मेरे लिए उस दिन क्या हो जाएगा, आउटफ्लो हो जाएगा। और एट द एंड वापस क्या हो जाएगा मेरा, ये इनफ्लो हो जाएगा। जब बिजनेस मेरा या प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो उस केस के अंदर जो भी मेरे एसेट वगैरह जो भी है, डेटर वगैरह, उनसे पैसा रिकवर करूंगा। जो एसेट है वो सारी, सॉरी, जो भी इन्वेंट्री है वो सारी सेल करके उसका भी पैसा कवर करके सारा पैसा ले लूंगा, तब मेरा वापस क्या हो जाएगा, इनफ्लो हो जाएगा। उसके बाद में एक लास्ट आता है एडिशनल इन्वेस्टमेंट। कई बार क्या होता है, जैसे आपने टोल का काम लिया है 15 साल का, कि भाई 15 साल टोल कलेक्ट करेंगे, सड़क आप बनाएंगे, ठीक है। और मान लीजिए उसमें हर 5-5 साल बाद आपको क्या करना पड़ेगा, रोड को रिन्यू करना पड़ेगा। तो 5 साल बाद आपकी क्या होगी, उस टाइम और कॉस्ट लगेगी। तो ये जिस दिन लगेगी उस दिन आपका क्या हो जाएगी, ये
आउटफ्लो हो जाएगा। ये सारा करके आप नेट क्या करना चाहोगे पता है? आप ऐसा चाहोगे 0 ईयर 1 ईयर, या इसको इस तरीके से भी लिख दो। आप ये एक टेबल बनाना चाहोगे 0 1 2 3 4 5 कि यहाँ 5 लाख जाएंगे, पहले साल के अंत तक 1 लाख आ जाएंगे, यहाँ 1,10,000 आ जाएंगे, यहाँ 1,50,000 आ जाएंगे, यहाँ 1 लाख आ जाएंगे, यहाँ 70,000 आ जाएंगे, और लास्ट के अंदर मान लीजिए स्क्रैप वैल्यू या टर्मिनल वैल्यू जिसे कहते हैं, टर्मिनल वैल्यू के मिल जाएंगे 30,000। भाई लास्ट में एसेट प्रोजेक्ट पूरा होगा तो उसमें छोटी मोटी जो भी एसेट होगी उसको अपन बेचेंगे, जो भी बचेगा टर्मिनल वैल्यू, तो उसके 30,000 आ जाएंगे। टोटल ये पैसा इतना आ जाएगा। फिर हम देखेंगे कि भाई अल्टीमेटली गया कितना और आया कितना। जो आया है वो अब अलग अलग टाइम पे, ये मान लीजिए 1 ईयर पे, ये 2nd ईयर पे, फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी वगैरह का जो भी कॉन्सेप्ट, जैसा जिसकी जो भी टेक्निक है, कोई भी टेक्निक लगाओ, सबसे पहले आपको ये चीज़ तो कैलकुलेट करनी ही है, सिर्फ एक के अंदर नहीं करनी। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न क्यों नहीं करनी? अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कहता है कि भाई हम अकाउंटिंग प्रॉफिट से काम चला लेंगे। इस मेथड की हमें बुराइयां भी अच्छी खासी करेंगे, क्योंकि अकाउंटिंग प्रॉफिट एफएम कहता है कि बहुत ही बेवकूफ़ बात है। क्लियर है? तो ये है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन का शुरुआत। टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं पढ़ा है तो एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बिना आगे पूरी एफएम में कुछ भी समझ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं समझ आएगा सर, हार्ड वर्ड यूज कर रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के बिना एफएम के अंदर कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहे।